वेलकम टू रिकैप ज्ञानी। आज हम एक बहुत जाने माने मूवी की कहानी का रिकैप करने वाले हैं, जिसका नाम है वेनम 3 द लास्ट डांस। रोमांच से भरी ये मूवी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू। सब कुछ शुरू होता है नल से, जो खालीपन का देवता और संसारों का नाशक है। लाखों साल पहले जब रोशनी उसकी अंधेरी दुनिया में आई, तब उसके सिम्बायोट बच्चों ने उसे धोखा देकर बंद कर दिया। यह मेक श्योर करने के लिए कि नल कैद में ही रहे, उसके बच्चों ने कोडेक्स बनाया जो उसे आजाद कर सकता था। अब उसकी मंशा है इस कोडेक्स को ढूंढना, और जैसे ही वो बाहर आएगा वो हर बसी हुई प्लैनेट को मिटा देगा, सिम्बियोट्स का नाश कर देगा और अपने जीवों जेनोफेज को इनाम में जीने देगा। फिर सीन बदलता है, जहां हम एडी ब्रॉक को बारटेंडर से बातें करते हुए देखते हैं। अचानक एक पोर्टल खुलता है और वो एक झटके में कहीं और पहुंच जाता है। सिम्बियोट इन सब मल्टीवर्सेस से परेशान होकर अपनी नाराजगी निकालता है। बस इन दुनिया से तंग आ गया हूँ, मुझे बस मजा करना है। फिर वो बार में बवाल मचाता है, सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है और बारटेंडर बस हैरान रह जाता है। बाद में एडी को खबर मिलती है कि डिटेक्टिव पैट्रिक मल्लिगन की दुखद मौत हो गई है, जो पिछले फिल्म का एक कैरेक्टर था। एडी जानता है कि वो ना तो सैन फ्रांसिस्को लौट सकता है और ना ही मेक्सिको में हमेशा के लिए छिप सकता है। वो खुद को खोया हुआ और असमंजस में महसूस करता है, लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है। एडी को न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कुछ शेडी सीक्रेट्स पता है और वो उन जानकारियों का इस्तेमाल करके अपना नाम साफ कर सकता है। साथ ही वेनम हमेशा से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने का सपना देखता था, तो वो सोचते हैं कि अब ये करने का सही समय है। खुश होकर वो सड़क पर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो चलते हैं, वेनम एडी को याद दिलाता है कि अब वो भगोड़े हैं और अगर कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वो उन्हें खा जाने में हिचकिचाएगा नहीं। इस बीच हमें दिखता है कि कोई उन्हें सिक्योरिटी कैमरा से देख रहा है। उसी पल वेनम को खतरे का एहसास होता है और वो एक अंधेरी गंदी जगह में पहुंच जाते हैं, जहां लड़ाई के कुत्ते कैद में हैं। जल्द ही कुत्तों के मालिक आ जाते हैं और एडी को चेतावनी देते हैं कि उसने वहां आकर गलती की है और उसे इसकी कीमत एक भयानक पिटाई से चुकानी पड़ेगी। लेकिन जब हालात बुरे होने लगते हैं, एडी साफ कर देता है कि उनकी पहली प्रायोरिटी उन सभी कुत्तों के लिए घर ढूंढना है। वेनम में बदलकर एडी एक जबरदस्त लड़ाई शुरू करता है और गुंडों को बुरी तरह से पीट देता है। लास्ट में वो अपनी फेमस लाइन "हम वेनम हैं" कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय पर नहीं बोल पाते और समझते हैं कि उन्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। गुंडों को चबाने के बाद वेनम मजाक करता है कि एडी हमेशा उसे सबसे अच्छे जगहों पर ले जाता है। तभी एक कुत्ता आता है और एडी की चप्पल चबा जाता है, जिससे एडी को नंगे पैर ही आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे ही वो उस जगह से निकलते हैं, नल के एक सेनोफेज मॉन्स्टर ने एडी का पीछा करना शुरू कर दिया। उसी समय वो मिस्टीरियस ऑब्जर्वर, जो उन्हें देख रहा था, रिपोर्ट करता है कि उन्होंने एडी को ढूंढ लिया है और किसी को जनरल स्ट्रिकलैंड से कांटेक्ट करने का ऑर्डर देता है। बार में बारटेंडर कुछ अजीब महसूस करता है। एक छोटा सा सिम्बियोट का टुकड़ा टेबल पर रह गया था। तभी जनरल स्ट्रिकलैंड आता है, उस सैंपल को उठाता है और बारटेंडर से उस आदमी के बारे में सवाल करता है जो पहले वहाँ था। घबराए हुए बारटेंडर उसे एक अजीब आदमी के रूप में डिस्क्राइब करता है, जो अपने आप से बात कर रहा था और उसके हाथ बड़े और अजीब थे। बारटेंडर की आंखों में डर साफ झलक रहा था, जैसे उसे पता था कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। बाद में हम पेन और उसके जुड़वा भाई को तारे देखते हुए पाते हैं। अचानक बिजली गिरती है और ट्रेजिकली उसके भाई की मौत हो जाती है। लेकिन ये सब सिर्फ डॉक्टर पेन का एक सपना होता है, जो अलार्मिंग न्यूज के साथ जागता है। जनरल स्ट्रिकलैंड एरिया 51 की ओर बढ़ रही है और उसे उसके साथ जाना है। हम देखते हैं कि जनरल इस मिस्टीरियस जगह पर पहुंचता है, जहां वो आखिरकार डॉक्टर पेन से मिलता है। स्ट्रिकलैंड बताती है कि उसका काम सिम्बियोट्स को इकट्ठा करना है, जबकि डॉक्टर पेन उनकी स्टडी करने के लिए जिम्मेदार है। ये सब सुनकर डॉक्टर पेन के चेहरे पर चिंता और उत्सुकता दोनों झलकती हैं। बातचीत के दौरान पेन की साथी, जिसे सब क्रिसमस कहते हैं, उसकी छुट्टियों की अजीब ड्रेस के कारण बताती है कि उन्होंने एक और सिम्बियोट को बचा लिया है, जिसे पहले वो मरा हुआ समझते थे। स्ट्रिकलैंड अपनी मजाकिया आवाज में उसे चिढ़ाने से नहीं चूकता, लेकिन क्रिसमस कहती है कि ये ड्रेस उसकी माँ का दिया हुआ तोहफा है। फिर अकेले में डॉक्टर पेन और स्ट्रिकलैंड बात करते हैं कि वो 30 मीटर जमीन के नीचे हैं, जहां इंसान और दूसरी पावर्स उन्हें नहीं देख सकती। इस बात पर डॉक्टर पेन की आंखों में चिंता और एक गहरी सोच झलकती है, जैसे वो समझते हैं कि ये जगह कितनी खतरनाक है। अपनी अगली कदम के लिए तैयार होते हुए वे खुद को प्रोटेक्टिव सूट में बदलते हैं, ताकि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से बच सकें। पैट्रिक से मिलने से पहले, जो एक सिम्बियोट के साथ पहला सच में संगत मेजबान बन गया है। बैठक के दौरान
डॉक्टर पेन पैट्रिक को समझाती है कि उन्होंने उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश की और उनके पास कोई और चॉइस नहीं था। पैट्रिक उनकी आंखों में सैडनेस देखता है और कहता है, जैसे तुम हो, मैं भी टूट चुका हूँ। उसकी आवाज में दर्द और समझ दोनों झलकते हैं, जैसे वो दोनों एक ही दर्द को साझा कर रहे हों। तभी पैट्रिक के शरीर में मौजूद सिम्बियोट बोल उठता है, चेतावनी देते हुए कि उन्हें यहाँ से भागना होगा। वो बताता है कि यूनिवर्स में ऐसे क्रीचर्स हैं जो सिम्बियोट का शिकार करते हैं और जब वो उन्हें ढूंढ लेते हैं तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सिम्बियोट एक विशाल काले महासागर का जिक्र करता है जो ब्रह्मांड में फैला हुआ है और जो उनकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना है। इस बात को सुनते ही हमें नल, जो शून्य का भगवान है, का एक झलक मिलता है, जो पागलपन से हंसते हुए सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर सीन बदलता है, एक उड़ान न्यूयॉर्क की ओर जा रही है। वेनम एडी से कहता है कि वे वहां अपने नाम को साफ करने और आखिरकार शांति से जीने जा रहे हैं, लेकिन उन पर एक खतरा मंडरा रहा है। एक सेनोफेज जो वेनम का पीछा कर रहा था अब प्लेन पर आ गया है। इसके बाद एक छोटी लेकिन एपिक बैटल होती है जिसमें वेनम उस क्रीचर को प्लेन के टरबाइन में फेंक देता है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जीतने के बाद वेनम एक गंभीर आवाज में एडी से माफी मांगता है, कहता है कि उसे गायब होना पड़ेगा ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। बिना किसी हिचकिचाहट के वो प्लेन से कूदता है और पैराशूट में बदलकर उन्हें सेफली उतारता है। फिर हमें एक परिवार से मिलवाया जाता है जिसने पिता मार्टिन के सपने को पूरा करने के लिए बड़े बलिदान दिए हैं, जो एरिया 51 जाने का है। उन्होंने इस ट्रिप को सच करने के लिए हर पैसे की बचत की है। जब वे अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं तो उनके पास से सेनोफेज के टुकड़े गिरते हैं, लेकिन वे अपने रोमांच की खुशी में इसे नहीं देखते। एडी, जो सब कुछ होने से परेशान है, वेनम से पूछता है कि वो जीव क्या था। वेनम बताता है कि वो एक सेनोफेज था, एक सिम्बियोट शिकारी, और अगर एक आया है तो और भी आएंगे। वेनम अपनी उत्पत्ति के बारे में और बताता है। नल, सिम्बियोट का निर्माता, ने इन दानवों को तब बनाया जब उसे अपने ही क्रिएशंस द्वारा धोखा देकर एक ऐसी कोठरी में कैद कर दिया गया था जो उसे सदियों तक सोते रहने के लिए बनाई गई थी। जब एडी नल का नाम लेता है तो वेनम डर से रिएक्ट करता है। तुरंत एडी का मुंह ढककर उसे चेतावनी देता है कि वो कभी भी वो नाम न ले। डर का एहसास साफ साफ होता है। नल का नाम लेते ही वो उसकी नजर में आ सकता है। वेनम आगे बताता है कि नल उसका पीछा कर रहा है क्योंकि एडी के पास कोडेक्स है, जो एक अनोखी लाइफ फोर्स है। ये तब बनी जब एडी मरा और सिम्बियोट ने उसे वापस लाया। उस मिलन ने कोडेक्स बनाया जो नल को उसकी कैद से मुक्त करने की कुंजी है। सेनोफिज केवल तभी कोडेक्स का पता लगा सकता है जब सिम्बियोट अपनी असली रूप में हो, लेकिन वो छोटे रूप में भी प्रकट हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर इनमें से कोई एक सिम्बियोट या उसका होस्ट मरा तो कोडेक्स भी गायब हो जाएगा, और ये दोनों में से कोई नहीं चाहता। वे चलते रहते हैं जब तक उन्हें एक घोड़ा नहीं दिखता। एडी खुश नहीं है, लेकिन वे बिना हिचकिचाहट के उसे रेगिस्तान पार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बीच स्ट्रिकलैंड और डॉक्टर पेन सिम्बियोट की नेचर पर बहस कर रहे हैं। पेन का मानना है कि वे कुछ से भाग रहे हैं, जबकि स्ट्रिकलैंड सोचता है कि वे बस माइग्रेट कर रहे हैं। जब उन्हें खबर मिलती है कि एक आदमी अजीब हालात में एक प्लेन से कूद गया, स्ट्रिकलैंड बिना समय गंवाए अपनी सेना को भेजता है और वे जल्दी से एडी और वेनम का पता लगा लेते हैं। एडी को बचाने के लिए वेनम उसे समुद्र में फेंक देता है और वे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। वेनम एक मछली में बदलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। वेनम एक मछली में बदलकर भागने की कोशिश करता है, जबकि एडी, जो कोने में फंसा है, अपनी जान बचाने के लिए एक एजेंट को गोली मार देता है, जिससे वो गहरे सदमे में चला जाता है। इसके बाद वेनम को पकड़ लिया जाता है और वो कमजोर होने लगता है। उसी समय स्ट्रिकलैंड उस सिम्बियोट शिकारी को देखता है जो वेनम का संकेत पकड़ चुका है और उसे पकड़ने के लिए बढ़ता है। सेना उस जीव पर हमला करती है, जिससे एडी बिना देखे भाग निकलता है। बाद में स्ट्रिकलैंड डॉक्टर पेन को बताता है कि क्या हुआ और वो पैट्रिक की चेतावनियों पर विश्वास करने लगती है। एडी, जो अब भाग रहा है, वेनम से कहता है कि उन्हें न्यूयॉर्क पहुंचने तक छिपा रहना है क्योंकि उनके पीछे स्पेशल फोर्स और पुलिस है। स्ट्रिकलैंड की रिपोर्ट सुनने के बाद डॉक्टर पेन पैट्रिक और उसके सिम्बियोट से मिलने जाती है। वो बताती है कि सिम्बियोट शिकारी जीव यहाँ पहुंच चुका है। पैट्रिक का सिम्बियोट अपनी असली रूप में बदलता है और बताता है कि वो दूसरे सिम्बियोट्स को महसूस कर सकता है, लेकिन नल जिस काले सिम्बियोट की तलाश कर रहा है वो यहाँ नहीं है। वो समझाता है कि नल कोडेक्स का सोल कैरियर खोज रहा है और अगर वो इसे पा लेता है तो सबके लिए अंत हो जाएगा। स्ट्रिकलैंड, जो अब बेचैन हो रहा है,
पूछता है कि वे नल को इसे पाने से कैसे रोक सकते हैं। सिम्बियोट जवाब देता है कि वे नहीं रोक सकते क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है और ब्रह्मांड से भी पुराना है। वो यह भी बताता है कि जब तक सिम्बियोट और होस्ट दोनों जिंदा है, कोडेक्स भी रहेगा, लेकिन अगर इनमें से कोई एक मरेगा तो कोडेक्स गायब हो जाएगा। स्ट्रिकलैंड अब यकीन कर चुका है। डॉक्टर पेन से कहता है कि वो खतरे को खत्म करने के लिए इनमें से एक को मारने की योजना बना रहा है। हालांकि वो इस समाधान से सहमत नहीं लगती। इसी बीच कहानी वापस मार्टिन की ओर मुड़ती है, जो अपने परिवार के साथ एरिया 51 जाने की यात्रा कर रहा है। मार्टिन एडी से अपनी पत्नी नोवा और बच्चों इको और लीफ से मिलवाता है। वो एडी को लास वेगास ले जाने की पेशकश करता है। नोटिसिंग कि एडी नंगे पैर है, वे यह भी बताते हैं कि वे एरिया 51 जा रहे हैं। उम्मीद है कि वहाँ कोई एलियन देख सकें, इससे पहले कि वो जगह हमेशा के लिए बंद हो जाए। जब मार्टिन एडी को खाना देने की पेशकश करता है तो वेनम बिना सोचे समझे उसे फेंक देता है। इसके बाद सब लोग कार में बैठकर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मार्टिन अपनी गिटार बजाता है जबकि उसकी पत्नी और बच्चे गाते हैं, और वेनम, जो संगीत से मंत्रमुग्ध है, एडी से भी गाने के लिए कहता है। एडी मना कर देता है, लेकिन वेनम परिवार की खुशी को देखकर अतीत की यादें सोचने लगता है। वो चुपचाप एडी से कहता है कि कभी कभी उसे लगता है कि अगर वे दोनों ऐसे ही एक साधारण शांत जीवन जीते तो शायद ज्यादा खुश होते। कई घंटे बाद रात के गहरे अंधेरे में मार्टिन का सबसे छोटा बेटा एडी को एक चॉकलेट देता है और घबराते हुए बताता है कि उसे एलियंस देखने से डर लगता है। उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए एडी वादा करता है कि एलियन असली नहीं होते। ये सुनकर वेनम एडी की तारीफ करता है और कहता है कि अगर उसके बच्चे होते तो वो एक अच्छे पिता बनता। वेनम यह भी सोचता है कि वे कितनी दूर आ चुके हैं, जबकि उन्हें अभी भी लंबा सफर तय करना है। कई घंटे गाड़ी चलाने के बाद वे आखिरकार लास वेगास पहुंचते हैं, जहां सुरक्षा कैमरे तुरंत एडी को पहचान लेते हैं। साथ बिताए समय के लिए आभारी मार्टिन एडी को कुछ पैसे और चप्पलें देता है और फिर अलविदा कहता है। वेनम खुश होकर चॉकलेट खा जाता है और वेनम के बड़े सपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। मजाक में एडी कहता है कि क्यों न एक कार चुरा ली जाए ताकि उनकी यात्रा जारी रहे, लेकिन वेनम, जो ज्यादा व्यावहारिक है, कहता है कि उन्हें स्लॉट मशीनों पर खेलना चाहिए ताकि पैसे बढ़ सकें। जब वे कैसीनो पहुंचते हैं तो उनकी बेरंगी शक्ल के कारण उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया जाता है। बिना कोई देर किए वेनम गेट पर खड़े गार्ड को बेहोश कर देता है। अंदर जाते ही वेनम एक शराबी आदमी को देखता है जो सार्वजनिक जगह पर पेशाब कर रहा है। बेख पर उस आदमी की हरकतों से वो एडी के पैरों पर पेशाब कर देता है, जिससे वेनम गुस्से में आ जाता है। वेनम उसे भी बेहोश कर देता है, लेकिन उससे पहले उस आदमी का सूट चुरा लेता है ताकि वे क्लब में स्टाइल से जा सकें। क्लब के अंदर वेनम खुशी खुशी स्लॉट मशीनों पर अपना सारा पैसा हार देता है, लेकिन फिर उनकी किस्मत बदल जाती है जब उन्हें मिसेस चेन मिलती हैं, जो जीत की लकीर पर हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है। एडी की बुरी गंध को महसूस करते हुए वह उसे अपने कमरे में साफ होने का ऑफर देती है और फिर सबको साथ में जश्न मनाने का सुझाव देती है। एडी जब खुद को साफ करके तैयार होता है तो वो जाने के लिए तैयार है, लेकिन मिसेस चेन जिद करती हैं कि वे एक आखिरी डांस के लिए रुकें। एडी मना कर देता है, लेकिन वेनम खुश होकर एडी के शरीर पर नियंत्रण ले लेता है और उत्साह से मिसेस चेन के साथ डांस करने लगता है, बिना किसी खतरे की परवाह किए। इस बीच सिम्बियोट शिकारी दूर से उन्हें देख रहा होता है। वेनम और मिसेस चेन अपने डांस का आनंद लेते हैं, तभी सिम्बियोट शिकारी उनके करीब आ जाता है। वेनम तुरंत एडी में वापस लौट जाता है ताकि पहचान न हो सके। एडी मिसेस चेन से कहता है कि वो शांत रहें, जबकि शिकारी दूर चला जाता है। जैसे ही लगता है कि खतरा टल गया है, शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। एरिया 51 के एजेंट क्लब में घुस आते हैं और एडी को पकड़ लेते हैं। इसी दौरान जेनोफेज भी चुपचाप वहां पहुंच जाता है। इस बीच मार्टिन का परिवार एरिया 51 पहुंचता है और बिना अनुमति के अंदर घुसने का फैसला करता है ताकि उनका अन्वेषण का सपना पूरा हो सके। लैब के अंदर डॉक्टर पेन यह पता लगाती हैं कि सिम्बियोट बिना सही मेजबान के खराब होने लगते हैं। वह यह निष्कर्ष निकालती है कि वेनम को दूसरे सिम्बियोट के साथ फिर से मिलाना होगा ताकि इस खराबी को रोका जा सके। लैब में जब एडी पकड़ा जाता है तो वह एक ट्रांस में जागता है और पैट्रिक को जीवित पाता है। पैट्रिक एडी को चेतावनी देता है कि उसे कोडेक्स को काले हाथों से बचाना होगा, यह बताते हुए कि सिम्बियोट्स की एक सेना इंतजार कर रही है और कोडेक्स उनके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तभी स्ट्रिकलैंड लैब में घुसता है और डॉक्टर पेन को बताता है कि अब वह जिम्मेदारी में नहीं है, अब उसे पूरी ताकत मिल गई है। ठंडे स्वर में स्ट्रिकलैंड एडी को मारने की योजना बताता है ताकि कोडेक्स को नल के हाथों में न जाने दिया जाए। डॉक्टर पेन इस कठोर फैसले से हैरान होती है
और साफ तौर पर स्ट्रिकलैंड के इस कड़े हल से असहमत होती हैं। डॉक्टर पेन और उनके साथी स्ट्रिकलैंड की योजना के साथ जाने के लिए तैयार नहीं, एक साहसी कदम उठाते हैं। वे वेनम के सिम्बियोट को आजाद करने का फैसला करते हैं। जब वेनम अपनी असली रूप में बाहर आता है तो वह तेजी से एडी के पास लौटता है, लेकिन लैब में मौजूद जेनोफेज तुरंत वेनम को पहचान लेता है और उसे पकड़ने के लिए झपटता है। जैसे ही जेनोफेज आगे बढ़ता है, पैट्रिक का सिम्बियोट हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन दुख की बात है कि उसे जेनोफेज द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतना शक्तिशाली है। जैसे ही स्थिति बिगड़ती है, लैब में अन्य सिम्बियोट भी आजाद हो जाते हैं और जेनोफेज से लड़ने के लिए बेताब होकर रैंडम मेजबानों को चुनते हैं। सब कुछ अराजकता में बदल जाता है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। राक्षस को रोकने के लिए सभी सिम्बियोट मिलकर अपने आप को बलिदान देते हैं, जेनोफेज का ध्यान भटकाने के लिए हर तरकीब अपनाते हैं और वेनम से भागने का कहते हैं। कुछ सिम्बियोट तो लैब के कुछ हिस्सों को भी नष्ट कर देते हैं ताकि वेनम के लिए निकलने का रास्ता बन सके। इस अराजकता में मार्टिन का परिवार ऊंचाई से सब कुछ देख रहा है, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। भागने के दौरान डॉक्टर पेन एक कंटेनर पकड़ लेती है जिसमें एक सिम्बियोट है और वहां से निकल जाती है। इस बीच जेनोफेज एक एक करके सिम्बियोट्स को निगलता जा रहा है। एडी, जो कोडेक्स की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूर में मार्टिन के परिवार को देख लेता है। एडी बिना अलविदा कहे नहीं जा सकता। वेनम की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वह जल्दी से उनके पास पहुंचता है। वहां पहुंचकर एडी छोटे इको से बात करता है और उसे बताता है कि उसने झूठ बोला था, असली में एलियंस होते हैं और उसका सबसे अच्छा दोस्त उनमें से एक है। तभी वेनम बाहर आता है, इको का धन्यवाद करता है चॉकलेट के लिए और लड़के के चेहरे पर मुस्कान लाता है, जबकि चारों ओर अराजकता मची है। इस बीच जनरल स्ट्रिकलैंड सिम्बियोट्स को रोकने के डेस्परेट प्रयास में एक गोली चलाता है जिससे एक विस्फोट होता है। लैब का एक हिस्सा ढह जाता है और मार्टिन के परिवार को खतरे में डाल देता है। जब वे नीचे की आग की ओर गिरने लगते हैं, सब कुछ खोया हुआ लगता है, लेकिन वेनम, जो अब उनके साथ जुड़ गया है, उन्हें मरने नहीं देता। वह उन्हें बचाने के लिए कूद पड़ता है। वेनम की बहादुरी से प्रेरित होकर अन्य सिम्बियोट्स भी आगे बढ़ते हैं और परिवार को बहादुरी से बचाते हैं ताकि कोई घायल न हो। सिम्बियोट्स और जेनोफेज के बीच की लड़ाई एक अस्थायी जीत लगती है, लेकिन कुछ ही पल बाद जेनोफेज फिर से जीवित हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी डॉक्टर पेन बिना किसी हिचकिचाहट के उस प्राणी पर गाड़ी चढ़ा देती है। वह सबको वाहन में चढ़ने के लिए बुलाती है। एडी उनके साथ भागने ही वाला है, तभी जेनोफेज एक भयानक आवाज निकालता है, एक तेज चीख जो सिम्बियोट्स को बेहोश कर देती है और उन्हें बेबस कर देती है। इस समय जेनोफेज का असली इरादा सामने आता है। यह आवाज नल को बुलाने का संकेत थी ताकि मदद आ सके। हम देखते हैं कि नल इस अलर्ट को प्राप्त करता है और जवाब में वह अपने और भी राक्षसी निर्माणों को भेजता है। एक पोर्टल खुलता है जो शून्य को धरती से जोड़ता है, जिससे नल की मदद आने लगती है। उनका लक्ष्य साफ है, वेनम को पकड़ना और कोडेक्स को हासिल करना। इस नए खतरे का सामना करते हुए एडी जानता है कि उसे कुछ करना होगा। जनरल स्ट्रिकलैंड आखिरकार यह समझते हुए कि सिम्बियोट्स असली विलेन नहीं है, मदद करने का फैसला करता है। एडी अपना प्लान बताता है। वह वेनम में बदल जाएगा और सिम्बियोट शिकारियों का ध्यान खींचेगा ताकि बाकी लोग सुरक्षित रह सकें। इस बीच स्ट्रिकलैंड हेलीकॉप्टरों को तैयार करेगा ताकि जेनोफेज और नल के राक्षसों पर हवा से हमला किया जा सके। यह लड़ाई में बढ़त पाने की आखिरी कोशिश है। हालांकि सिम्बियोट्स मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन वे रिलेंटलेस सिम्बियोट शिकारियों के सामने टिक नहीं पा रहे, जो धीरे धीरे उन्हें एक एक करके सोखने लगते हैं। लड़ाई के बीच एक शिकारी स्ट्रिकलैंड की सेना के एक सिपाही पर हमला कर देता है। स्ट्रिकलैंड अपने आदमी को नष्ट होते हुए नहीं देख पाता और मदद के लिए युद्धभूमि की ओर दौड़ पड़ता है। डेस्परेट होकर वह उस प्राणी पर गोली चलाता है, अपने सिपाही को बचाने की उम्मीद में, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जनरल को बचाने और उस राक्षस का ध्यान भटकाने के लिए वेनम अपनी पूरी सिम्बियोट रूप में बदल जाता है। शिकारी तुरंत स्ट्रिकलैंड को छोड़ देता है और एडी पर झपटता है, उसे पकड़ लेता है। जब ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं और एडी को निगल लिया जाएगा, तभी मार्टिन समय पर पहुंचती है और शिकारी पर गोली चलाकर उसे घायल कर देती है, जिससे एडी को आजादी मिल जाती है। लेकिन इस सब में एडी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वेनम कमजोर होते हुए भी अपने मेजबान को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। एडी को एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। वहाँ वेनम यह स्वीकार करता है कि जेनोफेज उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं और भी ज्यादा आ रहे हैं। दुखी होकर वेनम अपनी टूटी हुई ख्वाहिश बताता है कि वह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना चाहता था। एडी माहौल को हल्का रखने की कोशिश करते हुए उसे भरोसा दिलाता है कि वे इस मुश्किल से निकलेंगे और उसे देखेंगे। लेकिन वेनम
निराश होकर ईमानदारी से कहता है कि इस बार वे नहीं बचेंगे। शिकारी लगातार आ रहे हैं और हार अब अनिवार्य लग रही है। एक रिजाइंड इशारे में वेनम एडी को सांत्वना देता है और कहता है कि अब इस सबका अंत करने का समय आ गया है। वे दोनों मिलकर शिकारियों का सामना करने के लिए उठते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं कि आओ हमसे लड़ो। वेनम एक आखिरी बार अपनी पूरी ताकत में बदल जाता है, शिकारियों के हमलों को सोखते हुए अपनी पूरी शक्ति से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। फिर वह स्ट्रिकलैंड की ओर मुड़ता है, जो गंभीर रूप से घायल है, और उससे कहता है कि वह लैब में एसिड टैंकों को सक्रिय करे ताकि उन राक्षसों को नष्ट किया जा सके। स्ट्रिकलैंड स्थिति की गंभीरता को समझते हुए और यह जानते हुए कि उसकी बचने की संभावना कम है, सहमत हो जाता है। पेन और उसकी साथी को जितना हो सके तेज दौड़ने के लिए कहते हुए वह मशीन को सक्रिय करने लगता है। जैसे ही एसिड लैब में भरने लगता है, वेनम एक आखिरी बलिदान देता है। वह एडी को खतरे से बाहर फेंकता है, उसे बताता है कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा और एडी को भी उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। एसिड बहने लगता है, वेनम और बाकी शिकारियों को निगलते हुए। अपने आखिरी काम में वेनम एडी के ऊपर एक दरवाजा रखता है ताकि उसे एसिड से बचा सके। एडी दुख में देखता है, वेनम को आखिरी बार अलविदा कहते हुए। स्ट्रिकलैंड यह समझते हुए कि उसका अंत निकट है, एक छिपा हुआ रिमोट निकालता है और दृढ़ता से एक विस्फोट को सक्रिय करता है, जो पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देता है। अपने अंतिम बलिदान में स्ट्रिकलैंड सुनिश्चित करता है कि शिकारी खत्म हो जाएं और वे फिर से तबाही न मचा सकें। इस बीच डॉक्टर पेन और उसकी साथी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही हैं। भागते समय डॉक्टर पेन को अपने भाई की मौत का एक जीवंत याद आता है, जब वे भी ऐसी ही स्थिति में भाग रहे थे। डर और एड्रेनालिन उसके अंदर भर जाता है, लेकिन तभी उसकी साथी ठोकर खाकर गिर जाती है और तुरंत खतरे में पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि उसकी साथी भी उसी दुखद भाग्य का सामना करेगी जो उसके भाई का हुआ था। लेकिन डॉक्टर पेन को याद आता है कि उसके पास एक सिम्बियोट का कंटेनर है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसे इस्तेमाल करती है और फ्लैश सिम्बियोट के साथ बंध जाती है। अपनी नई शक्तियों के साथ वह अद्भुत गति से चलने लगती है और समय पर अपनी साथी को बचा लेती है। सिम्बियोट की मदद से वे दोनों उस अराजकता से सुरक्षित निकल जाती हैं, जबकि लैब उनके पीछे ढह रही होती है। विस्फोट के बाद हम एडी को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा है लेकिन पूरी तरह से टूट चुका है, बेहोश हो जाता है। बाद में जब वह जागता है तो वह भ्रमित होता है और एक अजीब, लगभग असली सपने के बारे में बड़बड़ाता है। स्वाभाविक रूप से वह अपने वफादार साथी वेनम से बात करने की कोशिश करता है, एक जवाब की उम्मीद में। लेकिन जब उसके पास खड़ा एक जनरल उसे बताता है कि उसका दोस्त हमेशा के लिए चला गया है, तो वास्तविकता उसे गहरी चोट पहुंचाती है कि वेनम अब इस दुनिया में नहीं है। कठोर सच्चाई के बावजूद जनरल एडी को कुछ हिम्मत देने वाली खबर देता है। वह बताता है कि वह और वेनम, भले ही सिम्बियोट अब मौजूद नहीं है, एक पूरे देश की पहचान और आभार के हकदार हैं। जनरल समझाता है कि यह एडी के लिए फिर से शुरुआत करने का मौका है, लेकिन एक गंभीर चेतावनी भी देता है। सैन फ्रांसिस्को में जो हुआ और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, वह एक राज रहना चाहिए। अगर एडी सच बताने की हिम्मत करता है तो उसकी किस्मत सबसे अंधेरे स्थान में बिताने की होगी। फिर हम एडी को न्यूयॉर्क की गलियों में भटकते हुए देखते हैं, विचारों में खोया हुआ, वेनम के साथ बिताए अच्छे और बुरे लम्हों को याद करते हुए। एडी के दिल में पुरानी यादें और उदासी हैं, जैसे वह हर एक चैलेंजेस को याद करता है जो उसने वेनम के साथ बिताई। वह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचता है, जहां वेनम हमेशा जाना चाहता था। गंभीरता से वह उस स्टैच्यू को देखता है और इमोशनल होकर कहता है, मैं कभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त को नहीं भूलूंगा। उसकी आंखों में आंसू हैं और दिल में एक गहरा दर्द। और फिर यहीं पर मूवी वेनम 3 द लास्ट डांस खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हम नल को गुस्से में देखते हैं, जो कहता है कि उसका चैंपियन गिर गया है। क्रोध से भरे चेहरे के साथ वह घोषणा करता है कि ग्रह उसके हैं और सब उसके राज में जलेंगे। वह उनकी तबाही को देखकर खुश होता है, जैसे अंधेरा हर जगह छा जाएगा। आई होप आप लोग को मेरा रिकैप पसंद आया हो। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।